तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना? बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे हैंड आउट। ये हैंड आउट क्या चीज है सर? देखो, हमने हैंड आउट के विषय में आपको बता रखा है कि हैंड आउट जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। और आज जो है हैंड आउट में हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी हमने आपके साथ 2 लेक्चर डिस्कस कर रखा है। ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है हैंड आउट का, जिसके अंदर हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस चैप्टर से जनरली जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत मुश्किल से ही यहाँ से पूछता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं क्या, कितने क्वेश्चन है सर? देखो, लेक्चर नंबर 1 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था टोटल 16 क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में हमने डिस्कस किया 2 क्वेश्चन। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कितना हुआ? लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर 1 है, ये लेक्चर 2, ये लेक्चर 3। अभी लेक्चर 3 हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर? यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है 30 नंबर। होता है कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। चाहे प्लांट्स का बात हो चाहे एनिमल्स का बात हो, दोनों केस में कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? क्या एक बायोमोलिक्यूल से, एक न्यूट्रिएंट से। ठीक है, बोलता है कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल एज ए स्टार्च इन प्लांट। प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च के रूप में जमा होता है। जैसे धान का जो होता है, धान होता है, चावल एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं का दाना जो भी, उसके अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट होता है। वही बोलता है ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल, हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जमा होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो, केमिकली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में कई सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कई सारे यहाँ पे OH ग्रुप या CHO ग्रुप या CO ग्रुप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, इसके व्यवहार के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज ए मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकेराइड के रूप में, ओलिगोसैकेराइड के रूप में या फिर पॉलीसैकेराइड के रूप में बांटते हैं। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है वैसा वो कार्बोहाइड्रेट जिसके पास केवल और केवल कितना, मोनोसैकेराइड में इस वक्त एक ग्लूकोज देता है। ओलिगोसैकेराइड का मतलब जो 2 से 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच तक ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल देता है। ठीक है, बोलता ऑल मोनोसैकेराइड्स आर, बोलता जितने भी मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं वो एक तरह के रिड्यूसिंग शुगर, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या रिड्यूसिंग शुगर, खुद को ये रिड्यूस कर देते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं टॉलेंस या फैलेंस रिएजेंट से। ठीक है, बोलता दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन। ये फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर लेगा कौन? जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, बोलता है मोनोसैकेराइड लाइक, जैसे ग्लूकोज, देखो मोनोसैकेराइड के बारे में किसके बारे में? ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोज एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, बोलता आफ्टर रिएक्टिंग द डिफरेंट रिएजेंट लाइक HI, ये HI के साथ रिएक्ट कर लेता है। HI के साथ रिएक्ट करेगा, याद करो ये अल्केन देता है। हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्सिन देता है। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोनिक एसिड देता है। एसिटिक एनहाइड्राइड से देता है, रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनाता है। ये सब रिएक्शन पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, इससे पहले शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में ये सारा रिएक्शन के बारे में बता चुके हैं। आपके साथ साथ नोट में भी ये है, यानी कि इसी हैंडआउट के आगे पेज पीछे पेज पलटोगे तो वहां पे होगा। ठीक है, बोलता है इट्स स्ट्रक्चर वाज फाउंड टू बी कंटेन 1 एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है CH2OH एंड 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है CHOH। डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव सम ऑफ द रिएक्शन, ग्लूकोज कुछ रिएक्शन नहीं देता है। ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे सेचिफ टेस्ट नहीं देता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट नहीं देता है। दिस एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज,
ये ग्लूकोज के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है इन टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म में, दो साइक्लिक हेमीएसिटल के फॉर्म में, विच डिफर, जो अलग होता है, विच डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन में अलग होता है एट C1 पोजीशन, कहां पे, कार्बन एक पोजीशन पे, ठीक है, समझ रहे हैं। बोलता व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। अभी हमने बताया जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं सबके सब रिड्यूसिंग शुगर होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रुक्टोज हो, और ये टॉलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ के रिड्यूस हो जाते हैं। देखो जो बात यहाँ लिखा है उसी बात को हमने यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा है, देखो यहाँ पे क्या, कि शुगर विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, रिड्यूसिंग शुगर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इन मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड कौन था, फ्रुक्टोज इज ए मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड, यहाँ पे तो ग्लूकोज तो है नहीं, केवल फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज ग्लैक्टोज और डाइसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मोनोसैकेराइड है, जबकि सुक्रोज और लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि नेम द पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का मतलब वैसा जो दो से अधिक मोनोसैकेराइड यूनिट को देता है, विच इज नॉन एज एनिमल स्टार्च, जिसको एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं, विच वाई इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, क्यों इसको एनिमल स्टार्च के नाम से, तो पॉलीसैकेराइड जो होता है जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन इज द पॉलीसैकेराइड, लेकिन ग्लाइकोजन जो होता है एनिमल में, एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है, और ये एनिमल्स के बॉडी में जमा होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, कौन, ग्लाइकोजन, इसलिए इसको क्या एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे था, ये तीनों क्वेश्चन का यहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ है, तो अच्छा से इसका आंसर को लिखिए और याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी बात हिंदी में भी वही, कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा जानवरों दोनों के जीवन के लिए आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधों में स्टार्च तथा जानवरों में ग्लाइकोजन के भंडारण में अणुओं के रूप में किया जाता है, रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है, जल अपघटन पर उनके व्यवहार के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी मोनोसैकेराइड अपचयित करने वाली शर्करा है, यानी कि वे टॉलेंस अभिकर्मक या फैलिंग के घोल द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। ग्लूकोज जैसा एक मोनोसैकेराइड अल्डोहेक्सोज है और इसका आणविक सूत्र C6H12O6 में पाया जाता है, ठीक है। इसको HI के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ अभिक्रिया करके, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके, विभिन्न अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करने के बाद इसकी संरचना में एक एल्डिहाइड समूह, एक प्राथमिक एल्कोहल समूह और 4 द्वितीयक एल्कोहल समूह पाए जाते हैं। एल्डिहाइड समूह होने के बावजूद ग्लूकोज एल्डिहाइड समूह की कुछ अभिक्रियाएं नहीं देता है, जैसे सीप का परीक्षण, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का परीक्षण या योग्यात्मक अभिक्रिया। यह दो चक्रीय हेमीएसिटल रूप में ग्लूकोज के अस्तित्व की व्याख्या करता है, जो केवल C1 हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में भिन्न होते हैं, ठीक है। अभी जितना बता बेटा सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अपचायक शर्करा कौन है, देखो अपचायक शर्करा कौन है, शर्करा जो टॉलेंस अभिकर्मक का फैलिंग मिलियन को अपचयित करता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है। मोनोसैकेराइड क्या है, देखो फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज, लैक्टोज। ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल स्टार्च है, ठीक है, जानवर में रहने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। पूछा क्या है, उस पॉलीहाइड्रोक्सी का नाम बताए जिसे एनिमल स्टार्च के नाम से, जैसे ग्लाइकोजन, ठीक है। अगर प्लांट स्टार्च पूछता तो प्लांट में स्टार्च के रूप में ही पाया जाता है, ठीक है। अगला देखो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है यहाँ पे इस और केस बेस्ड क्वेश्चन, बोलता कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कैसा सर, कार्बोहाइड्रेट जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड, इसको हम सैकेराइड बोल सकते हैं कि यह है क्या है, एक सैकेराइड, ठीक है। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशंस एंड टॉलेंस रिएजेंट, बोलता है ये सभी एल्डिहाइड जो फैलिंग और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, एज ए रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैमल्स। जितने भी मैमल्स का मतलब वे स्तनधारी जीव जितने होते हैं, ठीक है, मैमल्स मतलब स्तनधारी, इसमें ग्लूकोज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिसमें दूध,
जो जानवर पीता है उसके लिए, ठीक है। जैसे हम भी दूध पीते हैं, गाय का बछड़ा, ठीक है, भैंस, ये सब दूध पीता है, ठीक है। इच ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। विटामिन आर नेसेसरी फूड फैक्टर, विटामिन जो होता है फूड फैक्टर के नेसेसरी होता है। रिक्वायर इन डाइट, इसका जरूरत हम डाइट से पूरा करते हैं। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एंड परफॉर्म वेरियस स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक फंक्शन, ये कई सारे वेरियस स्ट्रक्चरल या डायनेमिक फंक्शन को परफॉर्म करता है इन द ऑर्गेनिज्म। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन लीड्स टू मैनी डिजीज, बोलता है जितना विटामिन की कमी होती है ये उतना ज्यादा डिजीज को क्रिएट करता है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन लीड्स टू मेनी डिजीज, ये बहुत सारे डिजीज को क्रिएट करते हैं विटामिन की कमी होने से। जैसे बोलता है देखो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ये सब क्या है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। बोलता था पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमीन, व्हाट डज इट इंडिकेट। देखो पेंटा एसिटेट जो होता है वो हाइड्रोक्साइल अमीन से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे CHO ग्रुप फ्री इसका होता नहीं है, ठीक है। वाई कैन नॉट विटामिन सी स्टोर इन बॉडी, विटामिन सी क्यों बॉडी में स्टोर नहीं, अरे विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये वाटर में घुल जाता है तो कैसे स्टोर होगा, ठीक है। दूसरा क्या, डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटेड टू प्रोटीन। तो पेप्टाइड लिंकेज कहाँ होता है, दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाला बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। डीनेचुरेशन क्या होता है, जब प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, जब प्रोटीन को हम हाई टेम्परेचर पे या उसमें कुछ एसिड मिला देते हैं या कोई एंजाइम मिला देते हैं तो डीनेचर्ड हो जाता है, उसका सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या खराब हो जाता है, उसको डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है पहले भी पढ़ाए हैं, अभी यहाँ भी लिख दें क्या, अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, CHO ग्रुप यहाँ फ्री नहीं होता है पेंटाएसिटेट में, ठीक। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में, इसलिए हाइड्रोक्साइल अमीन से रिएक्ट करता नहीं, ठीक है। आगे देखो बोलता है बिकॉज ऑफ बीइंग वाटर सॉल्युबल इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। देखो जो विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये पानी में घुल जाएगा और बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो सर, आगे क्या बोल रहा है, बोलता है पेप्टाइड लिंकेज कहाँ, देखो बोलता है यहाँ पे क्या कि CONH लिंकेज बिटवीन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है सर, अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए CONH बॉन्ड का यूज करते हैं, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। आगे बोलता है डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन एक तरह से प्रोटीन जब खराब हो जाता है, बोलता है लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी व्हेन प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर या फिर pH वैल्यू, तो इसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी खराब हो जाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन, जैसे एग का बॉयल हो जाना या फिर क्या दूध का दही में जम जाना, क्लियर है। 31 के बाद बात करें यहाँ पे हिंदी में क्या, कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है, इन्हें सैकराइड भी कहा जाता है। वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग घोल और टॉलन सभी कर्मक के साथ होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कहानी दिया हुआ अभी जितना बताएं कि विटामिन की कमी से कई सारी बीमारियां होती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करता सर, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप फ्री नहीं होता। विटामिन सी हमारे शरीर में संग्रहित क्यों नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, जल में विलय होता है। अब जो चीज जल में विलय होगा तो बॉडी में जल में विलय हो जाता है और यूरिन के साथ टॉयलेट के रूप में बाहर चला जाता है। इसलिए बार बार हम लोग को विटामिन सी खट्टा फल, अंगूर, संतरा खाने को बोलता है डॉक्टर, ताकि विटामिन सी मिलता रहे, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज कहाँ, अमीनो एसिड में पेप्टाइड लिंकेज होता है। विकृतीकरण कहाँ होता है, जहां पे प्रोटीन खराब होता है वहां पे विकृतीकरण होता है बाय, जब प्रोटीन को हम लोग गर्म कर देते हैं, जब तापमान दे देते हैं या फिर उसमें एसिड या बेस कुछ मिलाते हैं तब वो खराब होता है, ठीक है। ये हुआ प्रोटीन का बात, ये हुआ केस बेस्ड क्वेश्चन। अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ से देखो ये 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ही कम केस होता है जो CBSE बोर्ड में और बायोमोलिक्यूल से कभी पूछता है। जनरली इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, लेकिन 2 क्वेश्चन है जो बन सकते हैं जिसको हमने लिख दिया, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन जो लिखे हैं इसको कई बार हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। देखो क्या, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA। देखो ये मुंह पे याद कर लेना, DNA RNA का स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये पूछता है, ठीक है। देखो मैंने लिख रखा है क्या कि द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA इज गिवन बेलो। DNA with the sugar present in DNA is deoxyribose, DNA contains cytosine thiamine as a pyrimidine base और DNA के पास डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो इसके डिफरेंस को आप अपने से भी अच्छे से नोट से भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आंसर लिखे वही याद करो, इसको तुम अगर अपने से और बेस्ट तरीके से आंसर लिख सकते हो और बेस्ट तरीके से लिख करके याद करो, ठीक है। हाँ, ये DNA में। RNA में बात करें सर, RNA का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है।
इसके अंदर जो शुगर पाया उसको राइबोज शुगर कहते हैं, और इसके अंदर जो पाया जाता है साइटोसिन और यूरेसिल एज ए पिरिमिडिन बेस के रूप में पाया जाता है, और इसका जो स्टैंडर्ड इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो? देखो इसके डिफरेंस को तुम अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ आप समझ रहे हो? डीएनए और आरएनए के बीच तुलनात्मक अंतर लिखे, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे हमने दोबारा इसलिए रखा था क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कई बार ये डीएनए और आरएनए के बीच अंतर पूछ देता है, तो इसको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसको खुद से भी पढ़ लेना और अपने से इसका नोट्स बनाना। ठीक है, आप समझ रहे हो? अपने बुक अपने नोट्स से देख देख कर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रोटीन का बात कर रहा। प्रोटीन दो तरह का होता है, एक फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। ये दोनों के बीच डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लो, ये कहां से आ सकता है। ठीक है, ये एसक्यूपी है, देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ, ऐसे कहीं पे स्पेशल कोई साल नहीं पूछा हुआ इसे क्वेश्चन में। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है? देखो बोलता है ग्लोबुलर प्रोटीन, बोलता है ग्लोबुलर प्रोटीन इट हैज ऑलमोस्ट स्फेरॉइड शेप, इसका स्ट्रक्चर गोलाकार होता है ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है? फोल्ड होता है, मुड़ जाता है। जैसे देखो अंडा आमलेट बनाओ, आमलेट क्या एक तरह से प्रोटीन, देखो ऐसे चाहो मोड़ लोगे। ठीक है ना? दही दही इतना बड़ा जमा लो, देखो एक परत इस पे चढ़ा देते हो आराम से। ठीक है, वही बोलता है ऑलमोस्ट स्फेरॉइड शेप ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे फोल्ड हो जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन इज सॉल्युबल इन वाटर, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है पानी में घुल जाता है। बोलता है दे पॉजेज बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट्स व्हाई दे एक्ट एज एंजाइम, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी अपने अंदर रखता है ग्लोबुलर प्रोटीन, इसलिए एंजाइम जो होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का ही बना होता है। जैसे माल्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, ये सब क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन से ही। एंजाइम जो है ग्लोबुलर प्रोटीन से बनता है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है। अब पूछे किस टाइप का प्रोटीन है सर? ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, आगे बात करें सर फाइब्रस प्रोटीन क्या है? देखो फाइब्रस प्रोटीन होता है इट कंटेन थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल व्हिच टेंड्स टू लाई साइड बाय साइड ऑफ द फाइबर। देखो फाइब्रस प्रोटीन होता है एक तरह का फाइबर। देखो कभी चिकन खाओ, चिकन का लेग पीस खींचना, देखो उसमें कई सारे वेन दिखते हैं, नस दिखते हैं ना, तो नस क्या करता है? एक तरह का बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे हमारे बॉडी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें पतले पतले नर्व है ना, वेन है, फाइबर है, वो किसका बना होता है? वो फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में अघुलनशील होता है, और दे डू नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसके पास कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होता, बट सर्व एज ए चीप स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू। कोई भी एनिमल का जो टिश्यू बनता है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है, वो ये फाइब्रस प्रोटीन ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, बोलता है एग्जाम्पल के लिए क्या? स्किन, हेयर, देखो हमारे बाल हो गया। ठीक है, जो हमारे जो बाल है ना, बाल में कौन से प्रोटीन से बाल बना होते हैं? केरेटिन। केरेटिन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन। हमारा जो नाखून है ये निकलता है नेल, ठीक है, ये भी क्या एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो? आगे चलो सर, इसका हिंदी मतलब देख लो एक बार। देखो यहाँ पे कि रेशेदार प्रोटीन और गोलीकार प्रोटीन के बीच क्या अंतर है। देखो ये क्वेश्चन, हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो अब आगे चलते सर। ठीक है, अब आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है? देखो इसी को हिंदी में जस्ट लिखें क्या, कोई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में मुड़ने के कारण इसका आकार लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है? मुड़ जाता है, फोल्ड कर जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे? ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जल में घुलनशील है, तो ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर में घुलेंगे तो घुल जाएगा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? बोलता है ग्लोबुलर प्रोटीन जल में घुलनशील है, उनमें जैविक गतिविधि होती है, इसलिए वे एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, उनमें जैविक गतिविधि होती है, इसलिए वे क्या करते हैं? एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए माल्टोज, इन्वर्टेज, माल्टेज एंजाइम या इन्वर्टेज एंजाइम एज ए ग्लोबुलर प्रोटीन के रूप में वर्क करता है। आगे बात करें सर, रेशेदार प्रोटीन क्या होता है? इसमें धागे जैसे अणु होते हैं जो एक दूसरे के आसन में स्थित होकर रेशे बनाते हैं। देखो रेशेदार प्रोटीन में क्या होता है सर? रेशेदार में पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आकार देता है। रेशेदार प्रोटीन जल में अघुलनशील होता है, इनमें कोई जैविक गतिविधि नहीं होता, लेकिन ये पशु उत्तकों की मुख्य संरचना सामग्री के रूप में कार्य करते हैं, जैसे त्वचा, बाल आदि। ठीक है, समझ रहे? हाँ चलो, तो इन सभी बातों के साथ ये क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, आज ये पूरा हैंडआउट का वीडियो कंप्लीट होता है बायोमोलिक्यूल्स के साथ।
देखो, हम पढ़ने का एक ही चीज बोलेंगे कि आप लोग सबसे पहले अपना क्लास नोट्स को खत्म करना पढ़ के, क्लास नोट्स के बाद दूसरा आपको शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना है। नहीं बना पाते हो शॉर्ट नोट्स तो हमको फॉलो कर लेना, जहां पे भी हो तुम, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल, जहां पे भी देखो मेरे को फॉलो कर लो, हम वहां पे डाल देंगे, ठीक है। तीसरा क्या, तुम पहले खुद से बनाना, नहीं बना पाए तो देख लेना। एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन आंसर हो सके कोशिश करो सब बना लो। उसके बाद चौथा काम है तुमको हैंड आउट और पीवाईक्यू क्वेश्चन बना डालो, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। और इतना पढ़ लोगे तुम्हारा 100% केमिस्ट्री का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन तुम ऐसा नहीं हो जिसको तुम बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो पढ़ के जाना, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो, इन सभी प्यारे प्यारे बातों के साथ और आप लोग जुड़े रहना, ठीक है। जब तक एग्जाम ना हो हम हर दिन आपसे मिलेंगे, जहां हो सके वैसे कांटेक्ट करना, ठीक है। आपको हमेशा हम लोग हेल्प करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं इसके बाद रिवीजन क्लास में या कोई अदर प्ले, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, ठीक है। हाँ, आज ये हमारा हैंडआउट का वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है। कोई तरह का प्रॉब्लम हो जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी।